मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद करती हूं कि आप भी ठीक ठाक ही होंगे, मोहब्बतें बांट रहे होंगे और खुशियां बिखेर रहे होंगे अपनी जिंदगी में और इर्द गिर्द भी। मोहब्बतें बांटना और खुशियां बिखेरना इंतहाई आसान काम है। वो कैसे? बड़ा ही आसान है, उस हवाले से भी बताती हूँ। लेकिन हम लोगों की अनाओं, जिद्दों और ईगो ने इसे इंतहाई मुश्किल भी बना दिया। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि हमारी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल ने जलती पर तेल का काम भी किया। हम सियासी और मजहबी मामलात में इतने इंटॉलरेंट हो चुके हैं कि इख्तिलाफ राय के आदाब भी भूल चुके हैं। और उन सियासतदानों की अंधी तकलीद में जिनको आपके नाम तक भी नहीं पता होते ना, आपको जानते तक नहीं है वो लोग, और हम अपने करीबी दोस्त, हमारे अजीज़ो कारब, हमारे दोस्त अहबाब तक खो देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं, मोहल्लेदार, कोलीग्स, इवन दो के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम लोग एवी की दुश्मनी मोल ले लेते हैं। आपके सियासी और मजहबी अकायद जो भी हों, आपकी वाबस्तगी चाहे किसी भी जमात से हो, बहसो मुबाहिसा करते वक्त जनाब अपने होश हवास में रहना चाहिए, अपने जो हवास है उनमें काबू रखना चाहिए और इख्तलाफ राय भी अदब के दायरे में रहते हुए करें। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इख्तलाफ नहीं कर सकते हैं, आपका कोई और ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसके भी आदाब होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप अगले बंदे के अकायद और नज़रियात की भी उतनी ही इज्जत करें जितनी आप अपने अकायद और नज़रियात की बात करते हैं या चाहते हैं कि कोई आपके अकायद और नज़रियात को जाने पहचाने। तो आप लोगों को भी उनकी सुननी चाहिए, उनके ओपिनियन की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितना आप चाहते हैं कि आपकी हो। तो आप लोग इख्तलाफ राय रखें, लेकिन कुछ एहतियात भी किया करें जनाब। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेल्फ केयर के हवाले से। तो जनाब आज हमने बात करनी है कि अपनी स्किन को हम लोगों ने किस तरह तरोताज़ा रखना है, रिफ्रेश रखना है इस मॉनसून के मौसम में, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी ड्राई स्किन होती है वो भी ऑयली होना शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? हमने जो एक्नी प्रॉन स्किन हो जाती है, एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग क्या टोटके कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जनाब वो है ब्लैक और वाइट हेड्स के हवाले से किस तरह हम लोगों को करना चाहिए, इनकी वजूहात क्या होती हैं, किस तरह इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इरम नईम है, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं, सब ठीक है आपके इर्द गिर्द? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इरम, सबसे पहले तो बताइए, आजकल के मौसम में ये जो मानसून का मौसम है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो इसमें अपनी स्किन का ख्याल किस तरह हमें रखना चाहिए? हाँ जी, देखिए इसमें हमारे जितने भी बॉडी में से ऑयल और पसीना होता है ये निकल रहा होता है, और चेहरा तो इसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि इसकी स्किन बहुत नाजुक होती है। तो जो हम अच्छा, इस मौसम में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आम भी खाते हैं बच्चे या लड़कियां, यंग बच्चे, लड़के लड़कियां, तो इनके उससे भी दाने निकल आते हैं। हाँ, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने साथ ही जामुन भी रखे हैं। आम खाएं तो थोड़े से जामुन ले लें तो दाने नहीं निकलते। सबसे पहले मैं बता दूं आपके एक रेमेडी। इसके बाद हम आते हैं अपनी स्किन केयर के ऊपर कि जिस तरह से पोर्स खुले हुए होते हैं और स्टिकी वेदर है, उसमें हमारे ब्लैक हेड बनने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें ये है कि हम अपने चेहरे को साफ रखें, हर रोज इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ क्लीन अप करें। और इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो इस मौसम की है वो ओट मील में अगर आप थोड़ा सा योगर्ट मिक्स करके अपने चेहरे पे थोड़ी देर के लिए लगा दें और चेहरा धो लें, तो उससे आपकी स्किन में जितने पोर्स में मैल होती है या आपके वो इन्वायरमेंट के हिसाब से पोल्यूशन के साथ कुछ गर्द और मिट्टी चली जाती है, वो क्लीन हो जाती है, साफ हो जाता है, आपका चेहरा एकदम चमक जाता है। और ये तो खाली योगर्ट ही हमने मुंह पे लगाना है या कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर? आप इसमें लेमन डाल सकते हैं। ओट मिल के साथ आप लेमन और योगर्ट की रेमेडी कर सकते हैं। वैसे अगर आप किचन में काम कर रही हैं जैसे लेडीज करती हैं, तो खाना बनाते हुए स्टीम आ जाती है इनके चेहरे पे, अगर उसी वक्त कटे, जैसे हम टमाटर भी काट रहे हैं ना, तो उनके टमाटरों का छिलका अपने मुंह पे लगा लें और थोड़ी देर बाद मुंह धो लें,
तो उससे भी वो जो आपके पोर्स खुले हुए होते हैं उस वक्त वो क्लीन हो जाते हैं। ये टमाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस मामले में। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम अपने चेहरे को मजीद बेहतर चमकाना चाहते हैं तो बहुत ही हल्की सी वो तमाम लड़के लड़कियों के लिए रेमेडी है। जब आप सुबह मुंह धोने के लिए जाते हैं अपने वॉशरूम में और आप ये जो टूथब्रश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी टूथपेस्ट आप नमक लगा के अपने चेहरे पे लगा लें। तो इसमें ऐसे ही चीजें होती हैं टूथपेस्ट में जो जब आप उसको धोएंगे अच्छी तरह से तो आपके तमाम ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और एक्नी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसी फ्लोराइड और ऐसे चीजें डली होती हैं जो हमारे अगर दांतों को वो बचा सकती है तो हमारी स्किन को भी जरूर वो बचा लेकिन तो मुझे यहाँ पे बताइएगा इरम साहिबा कि जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो क्या कर सकते हैं? क्या वो भी ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं अपने स्किन के ऊपर? या इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया ओट मिल्क के साथ योगर्ट, तो लेमन कम डालें, लेमन उसमें थोड़ा सा डालें, ज्यादा ना डालें, उससे ज्यादा इरिटेशन होती है स्किन में। अच्छा, उसके बाद जैसा ये टूथपेस्ट वाला है, ये तो कोई मसला नहीं है। आप हल्के हाथों से टूथपेस्ट को अपने मुंह पे आप लगाएं और उसके बाद 2-2.5 मिनट में ऐसे ही आप अपने जैसे बाथरूम में आप काम कर रहे होते हैं या आप घूम फिर रहे हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद मुंह धो लें तो कुछ नुकसान नहीं होता है। ये टूथपेस्ट वाला रेमेडी तो बहुत अच्छी है, स्पेशली इस मौसम में। उससे आपके एक फ्रेशनेस आ जाती है। ये मैं बिल्कुल घर के टोटके बताना चाह रही हूँ क्योंकि हम ज्यादा अगर मेडिसिन या हम केमिकल यूज करते हैं तो उससे हमारे चेहरे को ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी चीजें यूज करें जैसे मुल्तानी मिट्टी है, ये बहुत हेल्प करती है। इससे ये तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसको आप हल्के हाथ से इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके और अपने चेहरे पे लगाएं तो उससे चेहरे एक तो बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है और सब ये ब्लैक हेड और जो पोल्यूशन के होता है मतलब जो डस्ट होती है ये सब क्लीन हो जाती है। लेकिन तो दूसरा मैडम मुझे ये बताइए कि जो एक्नी प्रोन स्किन वाले हैं खासतौर पर लड़कियां, उनको बड़ा मुश्किल होता है इन मौसम में अपनी स्किन का ख्याल रखना। यहाँ पर एक्नी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? वो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए फिर एक छोटी रेमेडी है कि आप जिस तरह से ये ग्लिसरीन और उसमें मतलब 1 टेबल स्पून आप दूध ले लें, उसमें 1/2 टीस्पून आप ग्लिसरीन डाल के कॉटन के साथ अपने चेहरे पे लगाएं हल्के हाथ के साथ और फिर बाद में मुंह धो लें बस। अच्छा, ये बेस्ट होता है। इसके देखिए हम आपको अब केमिकल्स का या वो डॉक्टर्स का जमाना है, लोग उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन अगर इन चीजों से करें तो उनको ज्यादा इफेक्ट होगा और ज्यादा देर तक ये बेहतर रहेगी आपकी स्किन। और ये रात को कर सकते हैं जो एक्नी प्रोन स्किन के जिनको मसला है? जी बिल्कुल, आप रात को करके सोएंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसमें रात को सोते हुए आप जैसे एक नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है कि आप थोड़ा सा एक मतलब 2-3 ड्रॉप जैसे मक्खन के आप हाथ पे रखें और उसके ऊपर आप ये ग्लिसरीन डाल लें, गुलाब का रस डाल के उस पेस्ट को मिक्स करके लास्ट में आप रात को लगा के सोएं तो सुबह में वो सारी आपकी एक्नी प्रॉब्लम्स और जो काफी हद तक बिल्कुल ऐसे ये घर में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, जितनी भी चीजें, उनसे हम अपनी स्किन का ख्याल अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इरम नईम साहिबा ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। इरम साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह वो बताई थी जनाब के ड्राई स्किन के लिए क्या करना चाहिए, सेंसिटिव स्किन के जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए और एक्नी प्रॉन स्किन वाले लोगों को भी वो टिप्स देकर गई हैं, तो आप भी इन टिप्स पर अमल दरामद कीजिएगा और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हर इंसान चाहता है कि ना वो जिंदगी में आगे बढ़े और तरक्की की बुलंदियों को छुए, लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी में आगे बढ़ने में इंसान के अंदर मौजूद अनगिनत
खौफ रास्ते का कांटा बन जाते हैं। और खौफ इंसान की फितरत में शामिल किया गया है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खौफ मौजूद होता है और किसी के खौफ की वजूहात भी अलग हो सकती हैं। इंसान पैदाइशी तौर पर डरपोक या बुज़दिल नहीं होता है, बल्कि ज़िंदगी के हालात और वाक़यात उनके दिल में किसी न किसी चीज़ का खौफ पैदा कर देते हैं। कभी अंधेरे का खौफ होता है, कभी किसी जानवर का खौफ, या कभी सख्त गिर वालिदैन का खौफ भी होता है, कभी ज़माने का खौफ, तो कभी जनाब नाकामी का, और कभी अपनी ही सोचों और अंदेशों से पैदा करदा अनजाना खौफ भी होता है। बाज़ औक़ात बचपन में मामूली खौफ इंसान की शख्सियत को तबाह करके उनसे जीने की उमंग ही छीन लेता है। नाकामी का खौफ इंसान की ज़िंदगी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ गैर हकीकी और बेबुनियाद खौफ में से सबसे ताकतवर और बाअसर होता है। बाज़ अफराद उस खौफ पर काबू पा लेते हैं और अपनी मंजिल के लिए अपने जो रास्ते हैं वो हमवार कर लेते हैं, जबकि बाज़ उसे खुद पर इस कदर तारी कर लेते हैं कि यही खौफ उनके रास्ते की रुकावट बनता है और वो अपनी ज़िंदगी में नाकामी हासिल करते हैं। तो इंसान के अंदर मुख्तलिफ खौफ और डर पैदा कैसे होते हैं, उन अंदेशों और खौफ का खात्मा कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा शाहिद शेख, हैं माहिर नफ्सियात। आयशा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो हमें बताइए कि खौफ या फिर डर, इसको किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे, ये होता क्या है? अगर हम खौफ या फेयर की बात करें तो ये वो कैफियत है जिसकी वजह से आप कोई काम या तो नहीं कर पाएंगे या उसको करने में हिचकिचाएंगे। अच्छा। अब वो किसी चीज़ से भी हो सकता है, किसी सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और लोगों से मुतल्लिक या चीज़ों से मुतल्लिक भी हो सकता है, यानी जानदार जो होते हैं उनसे मुतल्लिक भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ के खौफ के बारे में बात की जा रही है, डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये किसी सिचुएशन का नाम हो सकता है, किसी सिचुएशन से खौफ आए, किसी इंसान से खौफ आए, किसी भी चीज़ से हो सकता है। खौफ एक कैफियत का नाम है ना, तो ये फीलिंग है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होती है, हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, और इवेंचुअली क्या होता है कि आप एंजाइटी की तरफ या बहुत ज़्यादा पैनिक की तरफ चले जाते हैं। तो खौफ जो है एक पार्ट है, फीलिंग उसको हम कहते हैं। अच्छा। लेकिन इसके होने की वजूहात जो है वो डिफरेंट होती हैं। अगर खौफ का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो हम पैनिक कर सकते हैं, हम जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट करें खौफ का लेवल जो है बहुत बढ़ गया है, तो एक शख्स जो है उसकी वजह से एंजाइटी में मुब्तला हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी मुब्तला हो सकता है। तो ये सबके अंदर ये चीज़, ये फीलिंग मौजूद होती है। खौफ की फीलिंग नॉर्मल है, लेकिन हाँ। अगर वो चीज़ बरकरार रहेगी, बार बार सामने आएगी, आपको अपने काम करने से रोकेगी, मिलने जुलने से रोकेगी, या ज़िंदगी में किसी भी तरीके से रुकावट पैदा करेगी जो कि हावी हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और ये कोई भी छोटा सा खौफ भी हो सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक, आगे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डर हो, बहुत बड़ा खौफ हो, ये छोटा सा खौफ भी आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन सकता है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को बिल्कुल माइनर या बेज़रर से खौफ भी होते हैं, जिनकी कोई आपस आप कहते हैं कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन वो कुछ चीज़ें बुरी लग रही होती हैं या उनसे वो अनईजी फील करते हैं। अच्छा। ईजी फील नहीं करते, इवेंचुअली क्या होता है खुदा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो किस तरह फिर उन्हें आयशा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर इस तरह के लोग हैं तो? या वो खुद में उस खौफ को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर कोई बेज़रर सा खौफ है, फॉर एग्जांपल किसी को ऐसे ही अजीब लगती है बिल्ली चलती हुई या चूहे से डर लगता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं कि इसको पैनिक अटैक आ जाए, तो वो नॉर्मल है। हर चीज़ को किसी न किसी से खौफ आता है। अंधेरे से खौफ आता है, हमें बिजली कड़क रही होती है, बादलों की आवाज़ से, गूंज से खौफ आता है। ये नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज ये हमारी जिबलत के अंदर या हमारी इंस्टिंक्ट के अंदर है कि हमने सर्वाइवल मोड पे जाना है, हमने खुद को सर्वाइव करना है ख़तरनाक चीज़ों से। तो कहीं भी हमें ख़तरा नज़र आएगा थोड़ा बहुत, तो खौफ की कैफियत आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर खौफ की कैफियत बढ़ जाएगी और वो आपके रोज़मर्रा के कामों में आपको दखल अंदाजी करने लग जाए, तो वहाँ पर फिर हम कहते हैं कि इशू बढ़ जाता है और वहाँ पे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरऑल खौफ की बात करें तो दुनिया में जो नंबर 1 खौफ है वो लोगों का खौफ है। अच्छा। ठीक है ना, यानी हम लोगों से बात करते हैं या लोगों के सामने बात करते हिचकिचाते हैं। यानी आपने देखा होगा पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है, लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस सेटर उनका हो जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल लो फील करते हैं। तो इस तरीके से एक ये भी तो खौफ होता है ना कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल, वो उसी पब्लिक स्पीकिंग में ही तो आता है कि हम कहते हैं कि हम गलती ना कर दें, या अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, किस तरह जज करेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो दुनिया का जो नंबर 1 खौफ है वो पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है। हमें फर्स्ट में आता है। जी, और ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में सबको है। जी, ये सबको होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो आप लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पाते, आप बात नहीं कर पाते,
फ़र्ज़ करें अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप बेसिक सोशलाइजेशन जो होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है, वो भी नहीं कर पाते। लेकिन आप क्या करेंगी अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से खौफ हैं जो हमारी नाकामी का बाइस बन सकते हैं, जो हमारी कामयाबी के रास्ते में आ सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगर एक होता है जो एक इसे हम कहते हैं फियर ऑफ फेलियर, हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आपको नाकामी का खौफ है तो फिर ऑब्वियसली आप कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर आपको नाकामी का बहुत ज़्यादा खौफ है, उसको आप सर पे सवार कर लें तो कभी आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, कभी आप नई चीज़ों को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, खुद को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, आप एडवेंचर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपको नाकामी का इतना खौफ है कि आप कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो वो भी बहुत बड़ा इशू होता है कि बहुत से लोग जो ट्राई ही नहीं करते, जो नई चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है, वो कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि वो तरक्की भी नहीं करते और एक खौफ में मुब्तला होते जाते हैं कि अगर हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो कोई मसला हो जाएगा। और ये माइंडसेट है, मतलब मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मतलब एक साइड पे वो होगा जो जिसको खौफ होगा किसी चीज़ का, एक साइड पे वो होगा जो बेज़रर होके फिर रहा होगा और किसी भी चीज़ में किसी भी एडवांटेज कोई भी चीज़ कर लेगा। और वो जो जिसमें खौफ होता है ना, वो कहता है कि इतना इजीली तुम लोग ये चीज़ें कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। तो मतलब ये वो एक डायलॉग चल रहा होता है जिसमें हमेशा वो ही पिसता है जिसके अंदर खौफ होता है। अच्छा, अब ये मजे की बात है कि जो लोग बेज़रर नज़र आते हैं, नज़र आता है कि जो लोग बड़े आसानी से अपने एडवेंचर्स पे चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, जो कि कई दफ़ा वो कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको खौफ नहीं होता। खौफ हर एक के अंदर होगा, हिचकिचाहट हर एक के अंदर होगी। उन्होंने ओवरकम किया हुआ था। उन्होंने ओवरकम किया होता है, उन्होंने इसके ऊपर काम कर लिया होता है, वो अपने को पुश करते हैं। अच्छा। वो जाके देखते हैं कि अच्छा अगर मैं करूँ तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ठीक है, वो खुद को चैलेंज करते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि अक्सर कंडीशन में हम देखते हैं कि कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं होता, खास इश्यूज नहीं होते। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो खौफ जो होता है वो ओवरकम हो जाता है। जहाँ पे हम खुद को चैलेंज ही नहीं करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे कि मेरी लिमिट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वहाँ पर फिर आप एक डब्बे के अंदर बंद होकर रह जाते हैं। तो किस तरह कहा जाता है कि खौफ और जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को लिमिट कर देंगे या एक्सीड उसका हो जाएगा तो हमारा खौफ भी बढ़ जाता है, अगर हम उसको लिमिट कर देंगे तो हमारा खौफ भी कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि आपकी और मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं या हमने कुछ अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, तो मुझे स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए मुझे उन रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा जो कि शायद पहले मैंने नहीं गुजरी होंगी मैं उनसे, या कोई नई चीज़ें होंगी। अगर मैं उन पर नहीं जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं उन चीज़ों को नहीं मीट कर पाऊँगी या मैं चीज़ें नहीं हासिल कर पाऊँगी। तो जितना मैं अपने को चैलेंज करूँगी, इन रास्तों से गुजरूंगी जो कि नए हैं मेरे लिए, तभी मैं उन चीज़ों को अचीव कर पाऊँगी जो मैंने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर मैं मुतमईन होकर बैठ जाऊँगी, मैं कहूँगी अच्छा कोई बात नहीं है ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली मैं स्टैंडर्ड्स भी मीट नहीं कर पाऊँगी। मैं उसी में खुश रहना सीख लूँगी या उसी में मिजरेबल रहना सीख लूँगी, कुछ इस तरह करूँगी। ये होता है। लेकिन बचपन में बहुत सारे ऐसे वाक़यात चीज़ें हो रही होती हैं, इंसिडेंट हुए होते हैं जो बच्चों के जहनों में नक्श कर जाते हैं। बिल्कुल। और जो बड़े होते होते उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाते हैं। तो उस चीज़ को किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह निकाल सकते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में से, अगर वो इतना पुख्ता हो चुका हो तो? बहुत सी चीज़ें हमने देखनी है कि जो बचपन से सेट हुई होंगी वो उनमें इरेशनल या इलॉजिकल खौफ भी होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह बहुत से छोटे बच्चों को एक गलत प्रैक्टिस में ये किया जाता है कि बच्चों को डरा दिया जाता है कि अंधेरे से डराया जा रहा है, जिन बाबा आ जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ कह के डराया जाता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, बच्चों के अंदर अंधेरे का खौफ, अकेले रहने का खौफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब बड़े हो जाते हैं ऑब्वियसली तो एक जो इंडिविजुअल है, एडल्ट है, वो उसको चैलेंज ज़रूर कर सकता है कि ये चीज़ें तो बुनियादी नहीं है इनकी कोई, या जो मैं सोच रहा हूँ या मुझे डराया जाता था वो है नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा खौफ है, बच्चा किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरा है जो कि इतना इजीली सॉल्वेबल नहीं है या जिस पे बात नहीं की जा रही, तो वहाँ पर खौफ जो होते हैं पुख्ता हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा अब्यूज़ से गुजरा है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ से गुजरा है, तो वो वाली चीज़ें जो होती हैं बच्चे की आप कह सकते हैं पर्सनैलिटी में सब्त हो जाती हैं या पक्की हो जाती हैं। तो वो वाले खौफ को से पीछा छुड़ाना या उसको ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब इस तरह के किसी भी खौफ की वजह से आपकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है? बिल्कुल। अगर खौफ इस तरह का है कि उसमें एक शख्स की जान को ख़तरा पहुंचने का अंदेशा था या उसने किसी को पहुंचते हुए देख लिया है,
तो फ़र्ज़ करें वहाँ पर इस तरह का जो खौफ होता है वो ऑब्वियसली इशू क्रिएट कर सकता है और करता भी है। लेकिन किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं? क्या वो अपनी सेल्फ को या अपनी जान को ख़तरे में डालता है या किसी और को भी उस खौफ से खतरा हो सकता है? देखिए, जैसे मैं एक सादी सी एग्जांपल देती हूँ। हमारी क्लिनिकल, जिस तरह मैं माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे क्लिनिकल केसेस आते हैं, तो उसमें एक ही फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, अगर उसको उसके केयर गिवर ने वायलेट किया किसी भी तरीके से, फिजिकली या किसी और तरीके से असॉल्ट में चला गया, तो वहाँ पर ये बच्चा जो है बड़े होकर अथॉरिटी फिगर से खौफ का शिकार हो सकता है। ठीक है? या आप कहते हैं कि जी रिश्तों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, रिश्तों से खौफ में शिकार का हो जाएगा। अब अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगा, दोस्तियां नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके प्यारों ने या उसकी जो क्लोज सर्कल है, अगर उसने उसको वायलेट किया तो वहाँ पे इस तरह के खौफ डेवलप हो जाते हैं। तो ये खौफ जो होते हैं बहुत डीपर लेवल के होते हैं, तो इन तक पहुंचने में, इनको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो इसका मतलब वो खौफ जो बचपन में हमारे पैदा होते हैं, वो उसमें हमारा इतना कसूर नहीं होता जितना हमारे इर्द गिर्द के लोगों का, हमारे वालिदैन का, हमारी सोसाइटी का ज़्यादा होता है। जब बच्चा जो लर्न करता है वो बेसिकली मोस्टली एनवायरनमेंट से ही लर्न करता है, इर्द गिर्द की चीज़ों से ही लर्न करता है। तो वहाँ पर अगर एनवायरनमेंट जो है उसमें इशू है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो खौफ है पनपता जाएगा और वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन सकता है। बच्चे की पर्सनैलिटी भी बन रही होती है, तो वो खुद से इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, उसको इर्द गिर्द से ही चीज़ें मिल रही होंगी। अच्छा, तो खौफ भी उसी में से आता है। खौफ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कंडीशनिंग की बेस पे आप कहते हैं कि जी बार बार अगर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है तो बच्चे की पर्सनैलिटी में शामिल हो जाता है। अच्छा, बच्चा खुद तो खौफ में लेकर आएगा ना, वो इर्द गिर्द से सीख रहा है। तो अगर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, एनवायरनमेंट इस तरह का जो कि नर्चरिंग नहीं है, जो अच्छा नहीं है, तो खौफ आ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? मतलब पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे, उन्हें इस तरह की सिचुएशन में क्या करना? आजकल तो हर पेरेंट ये कहेगा सो जाओ, ये आ जाएगा, जिन बाबा आ जाएगा, उनको डराया जाता है, किसी और चीज़ से भी डराया जाता है। तो क्या पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देंगी, क्या एडवाइस? एक चीज़ तो अब ये जो जिन बाबा आ जाएगा वाला जो सिनेरियो है, या कमरे में बंद कर देना या बाथरूम में लॉक कर देना, ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती थी। अब इस पर ज़रा काम होना शुरू हो गया, पेरेंट्स नहीं करते। लेकिन इवेंचुअली अगर कहीं पे होता भी ऐसा है तो ये ज़रूरी है कि इस तरह से ना किया जाए, बिकॉज बच्चा जो है इसको केयर, वार्मथ और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको इस तरीके से डील करेंगे कि इसको अकेला छोड़ देंगे, इसको रोने देंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो वहाँ पर अकेलेपन का खौफ, अबैंडनमेंट का खौफ, इस तरह की चीज़ें आने की चांसेस होती हैं। तो ये तो करना ही नहीं है, बच्चे के साथ नहीं करना। अंधेरे से भी कोशिश करेंगे ना डराएं, बिकॉज अंधेरे का खौफ आपने नोटिस किया होगा कि वो बड़ों में भी होता है, किसी लेवल तक होता है कि होता है लाजमी। अच्छा। तो वहीं से आया है, कहीं ना कहीं बचपन में हम देख रहे होते हैं कि अंधेरा जब उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता या उसको डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इवेंचुअली क्या होता है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं इनग्रेन हो जाता है। लेकिन आयशा, क्या ऐसी सिचुएशन है कि एक हद तक आपका खौफ हमारे अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद आप जब उस पर ओवरकम करना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा स्प्रेस होना शुरू हो जाता है या वो कम होना शुरू हो जाता है? वो एज लिमिट के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि वो एज लिमिट है क्या इस चीज़ में? इसमें ये चीज़ आती है कि बच्चे को जितना आप एक्सप्लोर करने देंगे चीज़ों को, या जितना आप उसको कह दें कि आप उसको एक ऐसा माहौल देंगे जिसमें वो चीज़ों को नई चीज़ों को ट्राई कर सके, वहाँ पर उसके खौफ उतरना शुरू हो जाएंगे। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो शाय होते हैं, लोगों से बात करने में घबराते हैं और उनसे दूसरों से बात नहीं की जाती खुलकर। तो वहाँ पर जब पेरेंट्स उनको लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो बातचीत के लिए उनको लेकर जाते हैं, तो बच्चा क्या होता है, कहीं ना कहीं सेट होने लग जाता है, वो खौफ जो होता है उस पर काबू पा लेता है। तो वहाँ पे एक्सपोजर जो है, या बच्चे का बार बार उस सिचुएशन में लेके जाना जहाँ पे वो बेहतर फील कर सके, आप कह सकते हैं, या जहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो उस खौफ के ऊपर काबू पा सके, वो उसको हेल्प कर सकता है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, बहुत से नौजवान आपने भी देखे होंगे कि उनका मतलब यंग एज में भी वो किसी ना किसी खौफ में मुब्तला होते हैं, तो उस एज में किस तरह वो थेरेपी ले सकते हैं या किस तरह उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, अगर थोड़ा बहुत खौफ है जो कि आपको लगता है कि क्लिनिकल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आ रहे, तो वो तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके खुद को एक्सपोजर देकर, खुद को हल्के हल्के चैलेंजेस देकर उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि अच्छा, मुझे ये चीज़ जो है वो मुतासिर करती है या मैं इससे खौफ ज़्यादा हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे करके स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा खौफ है जो कि आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपको नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, अगर थोड़ी सी कंडीशन जो है वो वर्स है, तो वहाँ पर फिर आपको क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, हमको साइकोलॉजिस्ट पे जाने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्प करेंगे देखने में कि खौफ पैदा कहाँ से हुआ है, अच्छा, ये क्यों पैदा हुआ है, और उसकी वजह से अब आपको आगे जाके क्या मसाइल आ सकते हैं, तो वो उनको काबू करने में, उनको ओवरकम करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो थ्रू थेरेपी की जाती है, थ्रू मेडिकेशन की जाती है, किस तरह होता है?
जैसे हम पैनिक अटैक्स की बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स इस तरह के खौफ में मुब्तला है जिसकी वजह से आप समझें कि वो उस चीज़ का सामना ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में आइडिया होगा आपको शायद, कि वो ऐसा खौफ होता है जो कि बंद जगहों का खौफ होता है, जिसमें अगर खिड़की नहीं है, दरवाजा नहीं है, तो वो एक खौफ आना शुरू हो जाता है। हाँ, सिचुएशन खराब। जिन लोगों को ये खौफ बहुत ज्यादा लेवल पे होता है, वो जहाज में सफर नहीं कर पाते, वो गाड़ी में सफर नहीं कर पाते। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो हमें सफर करना पड़ सकता है ना, जहाज में या गाड़ी में। तो वहाँ पर क्या होगा कि शायद वहाँ पर दवाई की जरूरत पड़ सके, मेडिकेशन की जरूरत हो, जो कि साइकियाट्रिस्ट देगा। लेकिन ओवरऑल उसको ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होगा, थेरेपी के साथ हेल्प करेगा। तो वहाँ पर थेरेपी और मेडिकेशन दोनों चाहिए होंगी। लेकिन फर्ज करें एक शख्स जो है बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स में जा रहा है, उसको फिजिकल सिम्टम्स बहुत आ रहे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट की हेल्प मेडिकेशन के थ्रू भी लेनी पड़ेगी। ये चीज़ आती है। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हम देखें कि जो प्रॉब्लम है उसकी सेवेरिटी कितनी है, वो कितनी इंटेंस है, कितनी ज़्यादा परेशान कौन है। लेकिन अगर इस तरह की मेडिकेशन पे उस पेशेंट को डाल दिया जाता है, तो क्या जब तक उसकी उम्र है वो तब तक खाता रहेगा? नहीं, मेडिकेशन जो है वो मैं अगेन कह रही हूँ डिपेंड करता है। मोस्टली जो फोबियाज हैं वो थेरेपी से बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, टॉक थेरेपी है जिसमें अपने सोचों को देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं, उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें कहीं ना कहीं ओवरकम हो जाती है। जिन लोगों का खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि उनकी बॉडी के फंक्शंस में इशू आ रहे हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, वो बेहोश हो रहे हैं, बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि उनसे बैठा नहीं जाता, वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। और वो मेडिकेशन जो होती है अगैन वो जो उनके फिजिशियन होते हैं वो देखते हैं कितने अर्से तक चलनी है, कितने अर्से तक, जरूरी नहीं कि सारी जिंदगी खाई जाए। लेकिन जो पैनिक अटैक्स की हम बात कर रहे हैं आयशा, वो जो होते हैं तो उसके लिए भी थेरेपी से वो ठीक हो जाएंगे, या वो मेडिकेशन उसके लिए भी चाहिए होती है? पैनिक अटैक्स हैं वो थेरेपी से बहुत अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। मेरा ये बहुत फेवरेट शोबा है, तो मैं इस पर काम भी करती हूँ। अच्छा। लेकिन ये कि वो थेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाते हैं। लेकिन ये कि बहुत अगर फ़र्ज़ करें इशू बढ़ गया है, प्रॉब्लमैटिक है, तो वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन जो है वो देख के दी जाती है, हेल्पफुल होती है और लेनी पड़ जाती है, और उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। कुछ अरसे बाद वो खत्म मतलब वो सिचुएशन को देखकर किया जाता है। पहले थेरेपी से कोशिश की जाती है कि थेरेपी के थ्रू पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर थेरेपी भी नहीं काम आ रही होती तो फिर मेडिकेशन पे उस पेशेंट को डाला जाता है। आयशा शाहिद शेख, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद है। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज आप आई और हमारे जो अंदर का खौफ होता है, हमारा इनर फियर, उसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसके पर हमने आज बात की है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से। तो जनाब कॉलम नगरी आज की किताब है, जिसका तारुफ अहमद हमाद साहब शायर हैं, मुसन्निफ हैं, जो हमारे साथ करने वाले हैं। इसका तारुफ तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का तारुफ सुनिए कॉलम नगरी का। जी अहमद साहब, बताइएगा। मुझे आज की जो किताब है वो देख के एक बात याद आ रही है कि डॉक्टर अरविंद सिंगर ने, एक फ्रेंच फिल्म मेकर हैं यॉन कॉकटू, उनके बारे में कहा कि वो बहुत अच्छा फिल्म मेकर है क्योंकि बुनियादी तौर पे वो शायर है। तो ये एक एस्टेब्लिश्ड हकीकत है कि शायर जब किसी भी काम में हाथ डालता है तो वो उसको दो तरह से, उसमें दो खूबियाँ आ जाती हैं। एक कि बड़ी माइन्यूट लेवल पे माइन्यूट डिटेल्स उसमें शामिल हो जाती हैं, वो कोई चीज़ लिख रहा हो, कोई काम कर रहा हो, और दूसरा इन डिटेल्स के साथ हुस्न इनकॉर्पोरेट करता है, यानी खूबसूरत चीज़ बनती है, एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ बनती है। तो ये यॉन कॉकटू को यहाँ पे कोट करने का मकसद भी यही था कि हम ये बता सकें कि जब कोई शायर नसर लिखता है, वो नसर फिक्शन में हो या नॉन फिक्शन में, तो वो साफ पहचानी जाती है क्योंकि उसकी एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग है। शायर को मुनज़्ज़म अंदाज में सोचने की आदत पड़ जाती है, उसकी तरबियत हो जाती है। ख़ास तौर पे जब वो गज़ल का शायर हो तो उसको सिर्फ 2 मिसरों में मुकम्मल बात कह देने की एक तरबियत, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। लिहाजा वो बड़े मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपने मुद्दा को बयान करने के काबिल हो जाता है, बल्कि माहिर बन जाता है। तो आज की किताब जो है कॉलम नगरी, ये आगर नदीम सहर नौजवान शायर हैं, उनकी किताब है, उनके कॉलमों की किताब है। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, नौजवानों में मकबूल हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। और कॉलम के बारे में कहा यह जाता है कि कॉलम की ज़िंदगी एक दिन की होती है। इस पर मज़ीद कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो कॉलम अगर शेर जैसा हो तो वो हज़ारों कॉलमों पे भारी होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे साबित भी किया कि इनके बाज़ कॉलम जो हैं वो टाइमलेस हैं, इनको किसी वक्त भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब डायरेक्टली एक इमीडिएट
रिस्पांस के तौर पे नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जैसे किसी किताब पर अगर आप तबसरा लिख रहे हैं तो वो किताब तो रहेगी और उस पर तबसरा भी रहेगा, उसका वक्त के साथ कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं होता। किताब जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा उसमें टाइमलेसनेस का एलिमेंट आ जाएगा। तो इन्होंने अपने कॉलम की किताब पर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती नौजवान हैं। इन्होंने इसको सेगमेंटाइज कर दिया है और कम से कम 6 सेगमेंट्स खुद ही हेडिंग्स के साथ बना दिए हैं। इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो सेगमेंट है मेरी किताब में, यानी ग्रुप्स बना दिए हैं, क्लासिफाई कर दिया है अपने कॉलम्स को। पहली क्लास का नाम समाजियात रखा है। इसमें समाज के बारे में जो इनका तबसरा है, जो इनकी ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात हैं, वो सारे उन्होंने कलमबंद किए हैं। दूसरा अदबियात है। अदब के हवाले से जो कुछ भी इनके जहन में आता है, जैसे अल्लामा इकबाल और मुजल्ला सूफ़ी है, अकबर की नज़्म में रद्द इस्तेमार बयानियाँ, या अल्लामा इकबाल और मीडिया। देखिए कैसा दिलचस्प है, हमारे जो हमारा सब्जेक्ट है मीडिया, तो मुझे ये ज़्यादा दिलचस्प लगा। इसी तरह इस्लामी अदब या पाकिस्तानी अदब, ये बड़े बहस होती रही और हसन अस्करी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी अदब को इस तरह मुतारफ़ करवाने का, बल्कि उसको मैच्योर करने में भी उनकी बड़ा काम रहा। तो तारीख़ तीसरा इनका हेड है या तीसरी इनकी क्लास है, जिसमें उन्होंने परमेश्वर सिंह जो अहमद नदीम कासमी का अफसाना है और उस वो जो फसादात या तकसीम के पस मंज़र में लिखा गया। फिर इन्फ्लुएंजा से कोरोना वायरस तक ये क्या उसकी तारीख़ है पूरी, कि कैसे वो स्पेनिश फ्लू और इस तरह। तो शख्सियात के बारे में, एक सुकरात के बारे में बहुत अच्छा कॉलम है। फिर मकालमात अफलातून, आप जानते हैं कि सुकरात ने ख़ुद तो कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात कम्स टू अस थ्रू प्लेटो, सोक्रेटिस कम्स टू अस थ्रू प्लेटो, प्लेटोज डायलॉग्स। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुकालमात फ़लातून न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से फूटा शरार अफलातून। जब औरत की खूबसूरती की, उनकी अज़मत की बात करते हैं अल्लामा इकबाल, तो कहते हैं कि अफलातून जैसे मुकालमे तो नहीं लिख सकी, लेकिन अफलातून जो चिंगारी है वो इसके शोले से फूटी है। तो इसके अलावा इन्होंने शख्सियात के बारे में, ये बड़ा मुश्किल होता है आप एक लिखना, बायोग्राफी लिखना किसी की। फिर ये मुताला कुतुब, इसमें उन्होंने कम से कम 13 किताबों को उठाया जो इनके इस सारे दौरानिए में छपती रहीं, शाया होती रहीं, और उन पर उन्होंने तबसरा किया। तबसरा बहुत खूबसूरत किया। एक किताब पे तबसरा करने के लिए आपको किन किन उलूम पे दस्तरस होनी चाहिए, ये वही जानता है जिसके सामने मुख्तलिफ़ तरह की किताबें आती हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की। और जब हमारा दामन तंग होने लगता है, मसलन एक किताब है वो मंडी की मईशत पे है, दूसरी किताब जो है वो सेल्फ हेल्प और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की है, तीसरी बायोलॉजिकल साइंसेस की है, चौथी लिटरेचर की है, पांचवी साइकोलॉजी की है। तो जाहिर है आपको इन तमाम किताबों पर जब तबसरा आप करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि बहुत सारा पस मंज़र में आपके पास एक पूल हो नॉलेज का। तो अगर मेहनती आदमी हैं चूँकि, तो इन्होंने बहुत मेहनत से इन तमाम किताबों पर तबसरा किया। फिर लख्त जिसमें रोज़गार स्कीम वगैरह और इस तरह की चीज़ें, यानी वो जो सेगमेंट वो होते हैं अलग अलग से उन्होंने बयान कर दिए। औरत मार्च का बयानिया, इस पर उनका एक अपना स्टांस है। तो मैं समझता हूँ कि आगर की ये जो किताब है, इस पर मेरे अलावा भी, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, हमारे अलावा भी अताउल्लाह कासमी साहब की राय मौजूद है। वो ये कहते हैं कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आगर नदीम ने जिन मौज़ूआत पर कलम उठाया है, इस मौजू का हक़ अदा कर दिया है। कॉलम में ढेर सारी मालूमात के बावजूद अपनी तहरीर को वो बोझल नहीं होने देते और इस हुनर को कॉलम की बुनियादी सिफत करार दिया जा सकता है। अब अताउल्लाह कासमी जैसा कॉलम निगार, जिनके कॉलम की सबसे बड़ी खसूसियत उसकी शगुफ्तगी है कि वो वाक़तन कासमी साहब भी जैसे जैसे उनका कॉलम आगे बढ़ता है उसमें मालूमात होती हैं, वो चाहे अपने बचपन वज़ीराबाद का जिक्र कर रहे हों या गोरों के देश में बिताई हुई जो उम्र है उसका जिक्र कर रहे हों, तहरीर को हरगिज़ बोझल नहीं होने देते। अगर ये कह रहे हैं कि आगर साहब ने भी यही काम किया है तो ये बड़ी बात है। इसी तरह डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर हमारे ज़माने के बड़े उस्ताद हैं। शामी साहब जो कि सहाफ़ी भी हैं, एक मीडिया एक आउटलेट के ओनर भी हैं। SM ज़फ़र साहब जो कि बड़े मारूफ वकील हैं, सियासतदान हैं, बैरिस्टर रहे और सेनेटर रहे, सॉरी। तो इस तरह अगर ये सब लोग, महमूद शाम साहब को आप जानते हैं, और इन लोगों ने अगर आगर के बारे में इतनी अच्छी आरा का इजहार किया है और खाकसार ने ख़ुद पढ़ा है और ख़ुद इसका शाहिद है कि ये बहुत खूबसूरत कॉलम्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैं आगर को मुबारकबाद पेश। ठीक है जी, अहमद अमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज उन्होंने कॉलम नगरी किताब के हवाले से हमें बताया है। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्की सियासी सूरत हाल की, जो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। और ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की लैंड विक्ट्री ने इस सूरत हाल को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। पंजाब के 20 हलकों में होने वाले इंतखाबात में 15 सीटें PTI की, 4 सीटें मुस्लिम लीग नून की और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। और पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। PTI ने वजारत आला के लिए मतलूबा 186 नशिस्तों का हदफ हासिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ के पास 178 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। तहरीक इंसाफ नून लीग की अगर बात की जाए तो उनके पास इस वक्त 167 है, काफ लीग 10, पीपल्स पार्टी 7 और आज़ाद अरकान की तादाद 6 हो चुकी है। राह हक पार्टी का एक रुकन भी असम्बली का हिस्सा है, लेकिन इस इंतखाब से पहले ही तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियां तोड़ने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जा चुका था। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद PDM इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया है। और इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त बारे तफसीली तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तो विफाकी हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी अहम मुशावरत होगी आज के ही इस इजलास में। तो इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। तो ये सियासी ऊंट जनाब किस करवट बैठेगा? तहरीक इंसाफ तो आम इंतखाबात के लिए तैयार है। क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें तैयार हैं? कहां पर खड़ी हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हसन रजा मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, आज हमने इसी तमाम तर मामलात पर बात करनी है कि आगे जाकर क्या बनने वाला है। PDM और जमातें जितनी भी थी सियासी, वो सारी तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन PTI ने जिस तरह अपना पलड़ा भारी किया है और जिस तरह 15 नशिस्तें उन्होंने जीती हैं, इससे जो पूरी सियासी गेम है वो चेंज होकर रह चुकी है। तो हसन रजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। हसन, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसके बाद तो पूरी एक सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो यकसर बदल चुकी है। तो बताइए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और आप क्या देखते हैं, हुकूमत कौन करने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अभी सियासी और आईनी बहरान पर काबू नहीं पाया गया, बल्कि ये मामला जो है ये इसी तरह कुछ जो है कुछ हफ्तों के लिए मजीद आगे चल सकता है। अगर देखा जाए तो ज़िमनी इलेक्शन नो डाउट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाबी हासिल की है और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, धचका लगा मुस्लिम लीग नून की क़यादत को। और कल भी जो इजलास हुआ उसमें तो नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया कि जब हम पहले ही कह रहे थे कि हमने हुकूमत नहीं लेनी और हमें आम इंतखाब की तरफ जाना चाहिए, तो आम इंतखाबात पर जो है वो इनकार करने वाले अब इस सारे मामले पर भुगते कि किस तरीके से हमें जो है वो बुरी तरह शिकस्त हुई है। और कल के इजलास में ये देखा जाता रहा कि हम कौन सी लाइन ड्रॉ करें, कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में मजीद मजबूती है। आप देखिए कि 7 जुलाई को कामरान खान साहब के शो में जो मैंने बताया था कि लाहौर की 3 सीटें जीतेंगी तहरीक इंसाफ और 1 मुस्लिम लीग नून, और पूरे पंजाब में 15 सीटें मुस्लिम तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी, वो भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज हमें ये नजर आ रही थी। अच्छा। और आज भी यही सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब वजीर आला पंजाब का इंतखाब आ जाए कि 22 लेकिन हसन, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी, PDM और जितनी भी बाकी सियासी जमातें थी वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि जनाब हमने ही ज़िमनी इंतखाबात में भी एक जो है टारगेट सेट करना है और हम ही जीतेंगे। लेकिन फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह बनी है कि इतनी बुरी शिकस्त का सामना इन्हें करना पड़ा है? क्या जो अवाम है उन्होंने मुनहरिफ अरकान को तस्लीम नहीं किया है, मुस्तरद कर दिया, इस वजह से ये लोग हारे हैं? देखिए अवनीपा, मैं आपको 4-5 चीजें गिनवाता हूँ। नंबर 1, सबसे बड़ी चीज महंगाई है। महंगाई पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता। गुर्बत में गरीब अफराद से ताल्लुक रखने वाले या मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले, जितने मैंने सर्विस किए लाहौर में, लाहौर से बाहर, तमाम अफराद महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, चाहे उसका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक हो, चाहे वो किसी भी जमात या सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे उनको ज़कात मिलती हो, चाहे उनको महाना दिया जाता रहा हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो। वो ये कहते हैं जब हमें घी का 1 किलो 650 रुपए का मिलेगा, 1 किलो घी का थैला,
वो 1 किलो घी का पैकेट, तो आप मुझे बताएं हम कैसे घर का गुजारा कर सकते हैं। दूसरी चीज, इमरान खान का बयानिया जो वो ये कहते थे कि मुझे साजिश के तहत निकाला गया, मैं चोर डाकुओं को नहीं आने दूंगा, उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये बिका है, ये नजर आया। और थरे वालों के पास रेडी बांड को पता चला, वो ये कहता है, जो टीवी नहीं भी देखते उन तक भी ये बात पहुंची है। नंबर 3, सब उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के वो अफराद, उनको टिकट ना देना जिन्होंने मेहनत की थी उन हलकों में और उन्होंने काम किया था, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो बाकायदा एक ग्रुप था जो उनके खिलाफ चलता दिखाई दिया। देखिए, मरियम नवाज शरीफ ने अगर कंपेन की है तो वो इस हद तक कंपेन नहीं कि वो सिर्फ जलसों जुलूसों तक की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी इतनी जबरदस्त थी कि वो डोर टू डोर कैंपेन हमने देखी। असद खोकर चाहे वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक थे, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की और वो जीत के उन्होंने बेशक वहां पे तरक्याती काम करवाए थे। मियां असलम इकबाल नजीर चौहान के हल्के में शबीर गुजर के हक में कैंपेन करते रहे। मैंने देखा कि वो डोर टू डोर सफेद सूट पहन के निकलते थे और काला करके शाम को घर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों से जब मिलते थे तो लोग चाहे पसीना लग रहा है, चाहे वो किसी भी हालत में मजदूर है, उससे गले लगाते थे। मुस्लिम लीग नून में ये चीज नहीं है, वो गले नहीं लगाते, वो अपने वर्कर से गले नहीं मिलते, वो अपने वर्कर से ताल्लुक नहीं निभाया उन्होंने। वो शायद इस वजह से भी जो है वो पीटीआई के साथ करे दिखाई दिए वर्कर्स, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मैंने देखा वोट डाला। और इम्पोर्टेंट चीज, जो 2018 से 2022 तक के दरमियान जो वोट रजिस्टर्ड हुआ है वो तकरीबन 7,54,000 है और लाहौर में तकरीबन 2 लाख प्लस है। आप अंदाजा करें, वो भी तो वोट कास्ट होना था ना। वो 15, 16, 17 साल वो जो 2018 में जब उनकी उम्रें थी तो आज उनकी वो रजिस्ट्रेशन हो गई, वो वोट कास्ट करने जाते हैं। यानी यूथ वो सारी इमरान खान के साथ करी है। तो ये भी एक अच्छा खासी पोजीशन थी जिसकी वजह से तरीके इंसाफ मजबूत दिखाई दिया ज़िमनी इलेक्शन में। और यहाँ पे हमने देखा कि भरपूर तरीके से उन्होंने मैदान में जो है वो मैदान मारा है। और ये नजर भी आ रहा था कि ग्राउंड रियलिटी भी ये बता रही थी। मैं जब सर्वे कर रहा था लाहौर में तो पता लग रहा था कि वो कौन सी बरादरी किसके साथ सपोर्ट कर रही है, कौन से किसके मामला है। ज़हीर अब्बास खोकर कैसे जीतते दिखाई दे रहे हैं, मियां अकरम उस्मान की पोजीशन वहां पे किस हद तक मौजूद है, कैसे वो बेहतर पोजीशन हासिल कर पाएंगे, नजर आ रहा था। लेकिन आज जब पीडीएम और इत्तेहादियों का, आपको पता है कि हुक्मरान मिल रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में 96 ब्लॉक मॉडल टाउन में। आज इजलास है, मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। देखिए, वहाँ कल जो इजलास हुआ था उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें ज़ेरे गौर लाई गई थी। पहली बात ये थी कि हमने जो है हुकूमत खत्म करके आम इंतखाबात की तरफ जाना है और अगर नहीं जाना तो हमें कौन सा नया अमल अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर 1 अगस्त को या उसके उसी महीने में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहे किसी की तैनाती की या किसी के मामले के हवाले से, तो फिर जो है वो क्या अगर हम करके फिर हम आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद चौथी चीज ये थी कि अगर हम मुद्दत पूरी करते हैं और हम वफाक में बैठ के जो है गुरबा को या बाकी लोगों को बड़े फैसले करते हैं, उनको रिलीफ इतना दे दिया जाए और हम अपनी पोजीशन भी मजबूत करें, क्योंकि अब तो मुनरिफ अरकान को भी वो टिकट नहीं देंगे और हम नून लीग के अपने वर्कर्स उतारेंगे, तो फिर हमें 1 साल के दौरान हम मजीद अपनी पोजीशन बेहतर करके मैदान में आ सकते हैं। अब ये तमाम पहलुओं को आज भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। कल के बाद, आज हुक्मरानों से तो रात को बात हो गई थी, उसके बाद नवाज शरीफ से फाइनल करने के बाद इस पर अनाउंसमेंट की जाएगी। आज जो है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, लेकिन हसन मुझे ये बताइएगा, विफाक में पीडीएम और पंजाब में अगर देखा जाए तो अगर पीटीआई की हुकूमत बन जाती है तो क्या ये लोग मिलकर हुकूमत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं है। देखिए, कल भी करने को तो क्या है, वो तो जबरदस्ती कर लिया जाएगा, लेकिन पहले भी तो आप देखिए वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, कई इश्यूज थे जो हमें शेयर मिलने थे वो नहीं मिल पाते थे, पंजाब के मामला तो उस एंगल से नहीं चला करते थे, तो करो तबादले में बहुत मसाइल हुआ करते थे। लेकिन कल भी अगर आप देखें तो जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वो आए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि हमें 8, 10, 15 बंदे ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के या काफी के वो गायब कर देने चाहिए। गायब का मतलब कि उनको घर में वो घर से आए, या वो अगर आए भी कोई इस तरह का, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया। अब अगर देखें तो एक और भी कल ऑप्शन ज़ेरे गौर आई थी कि अगर गवर्नर राज लगा दिया जाए, जिस तरह पहले भी एक दफा पंजाब में लगा था, तो बहुत मुश्किलात भी जो है उनका सामना करना पड़ा था। ये भी चीज ज़ेरे गौर, मतलब ये ऑप्शन सारे जो है ये सोचे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम ऑप्शन सोचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर पहुंच चुके हैं। जब जरदारी साहब लाहौर आ जाए तो बड़े कोई जो है वो पेशगोई भी हो सकती है कि वो बड़ा कोई क्या मामला लेके आते हैं। वो जब लाहौर बैठते हैं, मेरा ख्याल है वो तो
शायद जब तक उनकी पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत नहीं होती, क्योंकि वो बहुत काम करे पीपल्स पार्टी पंजाब में, तो जब तक उनकी पोजीशन मजबूत नहीं होती तो जब तक शायद वो मामला को किसी ना किसी तरीके से चाहेंगे पीपल्स पार्टी, और अभी भी ये चाहेगी कि वो थोड़ा सा डिले करे, क्योंकि वो जनूबी पंजाब में वो खुसरो बख्तियार एंड कंपनी और बाकियों को तमाम को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो भी आने की जो है वो ख्वाहिशात रखते हैं। तो अब बेशक पीटीआई आए वो बाद में आते हैं कि नहीं आते, अलबत्ता उनसे एक आध दफा कहीं ना कहीं राब्ते भी हुए हैं कि वो इस तरह के मामला भी चलते दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद आज देखें तो बड़े फैसले भी होंगे 96 ब्लॉक में भी, उसके बाद सूबाई पार्लिमानी कमेटी का 90 इशारा पर वजीर आला पंजाब ने भी जो है वो इजलास तलब कर लिया है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि जोर तोड़ जारी रहेगा। अगर वजीर आला मुंतखब हो भी जाते चौधरी परवेज लाई, तो क्या गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून का है वो उनसे औत लेगा? अगर नहीं औत लेते तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर औत नहीं लेगा? क्या डिप्टी स्पीकर मेरिट और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन करवा सकेंगे वजीर आला पंजाब का? इस पर भी कई अहम सवाल है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है वो तरीके इंसाफ से वो है वो। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें अभी सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, बताइएगा, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए इनके नताइज के बाद तो जो सूरत हाल है पंजाब की वो यकसर बदल चुकी है, तो क्या आपका पॉइंट है इसके ऊपर? किस तरह सूरत हाल को आप देख रहे हैं? जो अब आदमी परवेज लाई को 188 अरकान की हमायत हासिल है, he will be elected as the Chief Minister of Punjab। इसमें कौन सी नई बात है और कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है? लेकिन सर, विफाक में पीटीएम, पंजाब में पीटीआई, तो फिर क्या हुआ? इसमें क्या बुरी बात है? क्या मिलके हुकूमत कर सकते हैं? नहीं, इसमें बुरी बात है। पहले बताइए, आपको एक सवाल जो लोग देते हैं वो आइन की सूरत को नहीं जानते। आइनी तौर पे वो वफाक में करे हुकूमत है और सूबे में दूसरी हुकूमत, तो फिर क्या हुआ? लेकिन सर, इख्तलाफ है ना, तो सर दोनों बेनजीर ने हुकूमत की वफाक में, सूबे में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो फिर हुकूमतें चली नहीं थी, वो काम नहीं हुआ था। लेकिन सर, इतने इख्तलाफ में रहकर अवाम के लिए किस तरह सोचा जाएगा? इख्तलाफ आप अपनी जगह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है या इख्तलाफात पे चलना है? बिल्कुल ऐसे ही, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना है ना? जी। वो तो फिर तो उसके पास 188 वोट हैं, किसी को पसंद आए या ना आए, एक बात। अब होगा क्या? जी। सर, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज के। सर, मैं क्या करूं? सर, वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ, करें। इफ्तिखार साहब, मैं आप सीनियर हमारे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस आप कह रहे हैं बिल्कुल गवर्नमेंट वफाक और पंजाब में अलग अलग हुकूमतों की हो सकती है, जिसका कराची और पंजाब में इस वफाक में भी है, तो ये फरमाइएगा कि जो इनके खिलाफ केसेस बने थे तरीके इंसाफ के हवाले से और इस तरह के आईनी और सियासी बहरान पैदा हो गया था, क्या गवर्नर उनसे औत लेंगे? क्या ये मामला गवर्नर बिल्कुल ओथ लेगा? गवर्नर बिल्कुल ओथ लेगा। गवर्नर अगर ओथ नहीं लेगा तो आइन की वायलेशन करेगा। जिस तरह पिछले गवर्नर ने आइन की वायलेशन की और हमने कंडेम किया, अगर ये गवर्नर ओथ नहीं लेगा मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि वो आइन की वायलेशन होती है। वो एक तलक नहीं है गवर्नर का के इस किस्म के सवाल पूछे कि कैसे मुंतखब हुआ, किसने हाथ खड़ा किया, किसने हाथ नहीं खड़ा किया। जब एक दफा इलेक्शन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली वो सपोज है कि वो हल्फ ले, और अगर हल्फ नहीं लेता तो वही हरकत करेगा जो पिछले गवर्नर ने की, जो कि गलत हो। असल इशू ये नहीं है, असल इशू जो आने वाला है वो और है। आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में किस पैमाने पर 3 घंटों के अंदर तब्दीलियां होती हैं, किस तरह अपनी मनमानी की तैनातियां की जाती हैं, किस तरीके से जो आइंदा इंतखाबात होने हैं उसको खराब करने के लिए और उसको विन ओवर करने के लिए किस हद तक तैयारी होती है। ये असल में इशू होगा। इशू ये नहीं है, वो अगर वज़ीर आला बनता तो 188 उसके पास अरकान होंगे, वो बन जाएगा। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि सवाल है क्या। अच्छा, सवाल ये है कि पंजाब की गवर्नमेंट कैसे चल पाएगी जब वही क्यों नहीं चलेगी? जब इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे, क्यों नहीं चलेगी? दो तरफ गवर्नमेंट चलेगी, वफाक में नून लीग है, पंजाब में पीटीआई है। मेरे दोस्त बात सुनो, इससे पहले भी वफाक में पीपल्स पार्टी रही है, सूबे में नवाज शरीफ रहा है, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं जैसा मैं रखता हूँ, जी, क्योंकि पिछले दिनों में मेरा खिलाफ पीटीआई से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर है था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम नहीं कर रहे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिसकी अक्सरियत है वो इलेक्ट होगा चीफ मिनिस्टर, वो इलेक्ट होगा प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे चूंकि अक्सरियत अगर परवेज अली को नॉमिनेट करते हैं
तो उनका वो नुमाइंदा है काफ लीग का और पीटीआई का, और उसको वोट मिलते हैं तो उसको हक बनता है कि वो अपनी हुकूमत चलाए, अपनी कैबिनेट बनाए और अपने मामला से। असल में जो इशू आने हैं वो और नौयत के हैं, जिस पे आप बातें करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। इशू आने हैं कि जितनी भी तैनातियां हुई हैं वो अंडू होंगी, एक नया सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी। जो अपने फैसले इन्होंने किए थे, मसलन इसने ही फैसला किया था कि मैं वो सब्ज रंग का सस्ता आटा दूंगा, तो मुमकिन है कि अगली हुकूमत उस सस्ते आटे की स्कीम को खत्म कर दे। उसने कहा था कि मैं अपना दुकानों पर दालें सस्ती, वो मुमकिन है अगली हुकूमत का कि हमारे पास पैसे नहीं, हम ये नहीं करेंगे। वो लाहौर में सफाई का मसला था, सूबे में सफाई का मसला था, आपने देखा ईद पर वो कहेगा नहीं मैं नहीं LWMC से काम कराना चाहता है, मैं LWMC को बंद करना चाहता हूँ। रूडा के मामले पर जो इन्होंने पीटीआई ने एक स्कीम चलाई थी रूडा की, उसके बारे में मौजूदा हुकूमत ने फैसला किया था कि रूडा जो है ये वायबल भी है या नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। वो कहेगा कि नई हुकूमत का हक है, वो कहेगी कि हम रूडा को चलाएंगे क्योंकि हमने हमारी मर्जी है, हम चलाएंगे, हम पेजर डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे। ये इशू आएंगे। इशू ये नहीं है कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बनेगा। हाँ, एक सवाल का जवाब जरूर परवेज इलाही साहब को देना पड़ेगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि कौमी असेंबली फॉरवर्ड तहरीर की जाए और इलेक्शन करवाए जाए। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ कौमी असेंबली तहरीर की जाएगी या इलेक्शन कराने के लिए तमाम असेंबलियां तहरीर की जाएंगी? अगर ऐसा होता है तो इसमें परवेज इलाही साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सर आज सर पीडीएम का इजलास भी है, क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी, इस तजवीज के ऊपर भी ज़ेर गौर आ सकती है? नए इलेक्शन कराने में एक चीज जो सबसे अहम है, कल जो हुआ है जी, आपने देखा कि जो नताइज आए उसमें पीटीआई को फायदा हुआ। हाँ जी, लेकिन मार्केट में इसका रुझान अच्छा नहीं गया। हमारी जो स्टेट बैंक के जो अंदरूनी मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का हालात कल अच्छे नहीं हुए। जी जी, डॉलर जो शूट कर गया 216, हालांकि मैं तवक्को कर रहा था कि इस तब्दीली से। लेकिन सर अगर नून लीग जीत जाती है ज़िमनी इंतखाबात तो क्या ये स्टॉक एक्सचेंज चेंज होता, बढ़ता ना, बूस्ट ना होता? यस, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। देखिए, एक मैसेज आता है, एक चीज होती है गैर यकीनी सूरत हाल। तो अब एक गैर यकीनी सूरत हाल तो होगी है ना। लेकिन सर जब से ये हुकूमत आई है पिछले 3 महीने से फ्लक्चुएट कर रहा है, डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ जी, बड़ा इसलिए वो हुकूमत गलत थी, वो चोरों की हुकूमत थी, वो बेईमान लोगों की हुकूमत थी, वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है, इसलिए नुकसान हो रहा था। जब इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं रही, चोरों की हुकूमत नहीं रही, करप्ट लोगों की हुकूमत नहीं रही, एक अच्छी हुकूमत आने की तवक्को पर कम से कम उसको शाबाश तो मिलनी चाहिए थी अच्छी हुकूमत आने को। लेकिन सर जाते जाते मैं ये दोबारा से सवाल अपना रिपीट करना चाहूंगी कि आज पीटीएम का इजलास है, क्या उसमें असेंबलियां तोड़ने के हवाले से तजवीज जेर गौर आएगी और क्या सिंध असेंबली जो है सर वो वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इंतखाबात अगले साल करवाएंगे। अच्छा, और आपको पता है ये बात वो बार बार कह रहे हैं जी। अब इस पे एक नया झगड़ा शुरू होगा। अब देखना है कि IMF जो है वो निगरान हुकूमत के बारे में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। अगर नए इलेक्शन कराए जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक निगरान हुकूमत IMF तो कह रही है किसी भी गवर्नमेंट के साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। मुबारक हो, वेरी गुड, मुबारक हो। फिर तो मसले कोई नहीं रह गया ना। हाँ जी, फिर तो मामला सारे तय हो गए। तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा? तो अच्छी होगी ना, खुशहाली आएगी, अच्छे लोग आएंगे, करप्ट लोग चले जाएंगे। अच्छा, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट चली गई, लूटमार करने वाले चले गए, अनकरीब वो जेलों में होंगे, तो यहाँ पे सारी बेहतरी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। हसन, जाते जाते कोई कमेंट करना चाहेंगे आप, लास्ट कमेंट? इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जो आटे के हवाले से फैसले किए थे, 200 अरब की जो उन्होंने फैसला लिया था, फिर 100 अरब रुपए उन्होंने बिजली के हवाले से यूनिट फ्री होने थे, या इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के फैसले थे वो कहाँ स्टैंड करेंगे, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक गुर्बत से था, गरीब लोगों के साथ था। और दूसरा, क्या चौधरी परवेज लाई ये फैसले कंटिन्यू कर सकेंगे? क्या वो ये रखते हैं कि ये फैसले आवाम के डायरेक्ट जो है उनकी वसाइल, उनके मसाइल के हल के लिए थे, तो इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर ब्यूरोक्रेसी में तबादले कर दिए जाते हैं तो क्या आने वाली ब्यूरोक्रेसी इनको सपोर्ट कर सकेगी?
क्योंकि उनको ये होगा कि शायद आइंदा बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं और ये बड़ी टफ सिचुएशन आगे जाकर होने वाली है अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से देखा जाए तो। इफ्तिखार अहमद सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हसन रजा सीनियर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। हसन, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो जनाब, ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी जिसपे हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो सेहतमंद और तवाना रहने के लिए खेल बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं, जो ना सिर्फ इंसान को जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखते हैं बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को भी निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। पहल सिर्फ उन्हीं खेलों को अहम समझा जाता था जो हम लोग मैदान में जाके खेला करते थे, लेकिन अब ई गेमिंग को इस हवाले से अहम समझा जाने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कॉमनवेल्थ समेत दीगर इंटरनेशनल खेलों में ई स्पोर्ट्स का बाकायदा इसको शामिल कर लिया गया है। और हमारे हमसाया मुल्क भारत में अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है कि 43 करोड़ तफरीही गेम्स हैं और औसतन 3.5 घंटे टूर्नामेंट्स देखने पर बताए जाते हैं। और अगले 3 बरसों में शरह नमू 36% सालाना रहने की तवक्को भी की जा रही है, जबकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इस फील्ड में खासा अभी भी पीछे है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही ई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से करवाने जा रहे हैं जो कई सालों से इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और कई मुकाबले भी अपने नाम कर चुके हैं, और अब वो इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने को तैयार है और आइंदा होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो ई स्पोर्ट्स का शौक कैसे पैदा हुआ, उन्होंने अपने प्रोफेशनली इसको किस तरह ज्वाइन किया, उन्हीं की कहानी उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दानियाल मुनीर है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर है। दानियाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ई स्पोर्ट्स अब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अब मुझे तो शुरू से ही इसका शौक था। अच्छा। एज अ फुटबॉल पैशन था मुझे कि फुटबॉल देखता था मैं, फिजिकली खेलता भी था अपनी पूरी स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, तो फुटबॉल का तो शौक था ही था ही। अब ई स्पोर्ट्स किधर आता है कि मुझे एक दिन अपने मेरे जो मामू हैं वो एक टूर्नामेंट में ले जाते हैं। अच्छा। मैं पहली दफा देखता हूँ कि कंपेटिटिवली भी इस चीज को खेला जाता है। ओके। 2 लोग बैठे हैं एक स्क्रीन के सामने, काफी सीरियसली वो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो लाइक फोकस्ड है उसमें। उनके पीछे 40-50 बंदों का क्राउड है। ओके। वो लाइक एक बड़ा इंटेंस, और वो देयर वाज इंटेंसिटी इन द एयर जो कि मुझे ना बड़ी वो अट्रैक्ट की। ओके। आई वाज लाइक आई वुड वांट टू बी गुड एट दैट, और ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ है कि मैं इसको बड़े सीरियसली लेना चाहूँ, क्योंकि वीडियो गेम्स की हम अक्सर बात करते तो इट्स ऑलवेज अबाउट एंटरटेनमेंट और जस्ट एज अ टाइम ये पास। वीडियो गेम्स और सारी गेम्स तो बचपन में हर कोई खेलता है। हाँ, खेलते हर कोई और इसको इंटरटेनमेंट के लेवल पर लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अब उसको आप पर्सनैलिटी डिफरेंस कह लें या वैसी मेरी इन्वायरमेंट ऐसी अच्छा। थी, मुझे जो कम्युनिटी मिली और मेरा जो था अपना कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मैं उसको लाइक फ्रॉम डे 1 मैंने काफ़ी सीरियसली लिया कि आई वांट टू बी वेरी गुड एट दिस। अब लोकल सीन में लाहौर में हर हफ्ते हर महीने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ओके। मेरे घर वाले, मैं आई वाज लाइक 12-13 years old 10 years ago। अच्छा। तो मेरे घर वाले कभी मुझे डिफेंस छोड़ने जा रहे हैं, कभी पता नहीं वो PI रूट छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है। कि वो बच्चे का टूर्नामेंट है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उनको तो समझ नहीं आ रही थी। वो तो कह रहे चलो घर में वीडियो गेम्स खेलते हैं। मतलब उनको भी यही था कि ये वीडियो गेम्स ही खेल रहा है। हाँ हाँ। लेकिन उनको था कि इतना सीरियस क्या कि एक जगह जाके टूर्नामेंट्स खेल रहे हो। उनको ये नहीं था कि ई स्पोर्ट्स क्या है। वीडियो गेम्स का सबको पता है। मतलब किसी को इल्म नहीं है। नहीं, अभी शायद इसका पता चलना शुरू हुआ है। अगर 10 साल पहले देखा जाए तो हमें भी नहीं पता होगा, या जो हमारे बड़े भी पेरेंट्स भी होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि ई स्पोर्ट्स है क्या, कि हमने अगर स्पोर्ट खेलनी है तो हमें किसी ग्राउंड में जाना पड़ेगा, कहीं किसी फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन के सामने किस तरह खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। अब पूरी दुनिया में तो इट हैज मिलियंस ऑफ व्यूज एंड व्यूअरशिप। पाकिस्तान में मैं मानता हूँ इतना नहीं थी वेट। अच्छा। अब ऐसा ऐसा लाइक 10 years have passed since I'm in this। मेरा काफी लंबा इसमें करियर है और काफी उसमें थी सिचुएशंस, अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं। लेकिन नाउ आई नो, नाउ माय फैमिलीज नो कि ना कुछ है वाकई। स्क्रीन के सामने खड़ा होकर खेलता है, वो बैठ के खेलता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, कैश प्राइजेस होती है, क्राउड्स देखते हैं। इवन दे वेंट टू सम मॉल्स, उधर फीफा टूर्नामेंट्स, कोई ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। तो वो बड़ा उनको, अब आई एम फील हैप्पी कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है पाकिस्तान में ना कि दिस इज एन एक्चुअल थिंग। और अब जो सबसे बड़ी बात है, आपके ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और अब कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम यूके,
उसमें ई स्पोर्ट्स एक रिकग्नाइज स्पोर्ट्स मानी जाती है। दैट्स द बिगेस्ट रिकग्निशन यू कैन गिव टू इट। ओके, कि ये एक्चुअल कम्पिटिटिव थिंग है। सही। मतलब अब जो जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो इसी पे कन्वर्ट हो रही हैं या इसी पे जा रही हैं? आई वुड से साथ साथ जा रही हैं। साथ साथ फुटबॉल चल रही है, अब आपका क्लब है, जैसे प्रीमियर लीग में क्लब है लिवरपूल है, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। उसकी एक अपनी अब ई स्पोर्ट्स का प्लेयर भी होता है। अच्छा। फीफा का। ओके। फुटबॉल उसकी उनकी अपनी फुटबॉल टीम भी है जो फिजिकली खेलती है। नाउ दे हैव अ वर्चुअल प्लेयर, सो इट्स अ वेरी डेडिकेटेड थिंग नाउ। इवन इन आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया, उधर ये कल्चर शुरू हुआ है कि जो उनके फुटबॉल क्लब्स है, ISL उनके इंडियन सुपर लीग है फुटबॉल की, दे आल्सो साइन वर्चुअल ई स्पोर्ट्स प्लेयर। तो इट्स हैपनिंग। लेकिन क्या आपको लगता है यहाँ पे अभी भी इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है? क्या क्या करने की हमें अभी भी जरूरत है? जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है उनको किस तरह हम लोग ये पहुंचा सकते हैं? क्या करना चाहिए? आई वुड से लोगों में बहुत अवेयरनेस है। अच्छा। शौक है। मैंने मेरी जो फीफा कम्युनिटी है पूरी, मैं उनको काफी क्रेडिट देता हूँ। लाइक ड्यू टू देम आई एम हियर। ओके। काफी सपोर्टिव रही है। उसमें मैं जब बच्चा था 12-13 साल का, एक टूर्नामेंट में ना यू वुड सी किड्स लाइक मी, देन यू वुड सी टीनेजर्स, और फिर आपको एडल्ट्स भी नजर आते हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, दे हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, बट दे आर आल्सो प्लेइंग। कम्युनिटी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में। आई वुड से कि जो कमी है ना वो है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की, कंपनीज को इन्वेस्ट करने की, प्लेयर्स को साइन करने की। जैसे मैंने ISL की एग्जांपल दी इंडिया में। जी। इंडिया में एक्चुअल प्राइवेट कंपनीज हैं, फुटबॉल क्लब्स हैं जो प्लेयर्स साइन करते हैं, उनका पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है। हर साल एक लीग चलती है, और वो फीफा ई वर्ल्ड कप जो एक्चुअल वर्ल्ड कप है ना, इसका अपना वर्ल्ड कप होता है, उसमें भी जाते हैं। वाओ। तो दैट्स द थिंग। पाकिस्तान नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, ई स्पोर्ट्स। और फखरे आलम का आपको पता होगा, रिसेंटली दे brought in GXR, एक इंटरनेशनल गेमिंग कंपनी है विद अ वेरी multi-billion dollar valuation। तो GXR पाकिस्तान की उन्होंने इनिशिएशन की। इस्लामाबाद 2021 में उन्होंने टूर्नामेंट कराया, बिगेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, GXR के नाम से। तो इट्स हैपनिंग स्लोली एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीडेड। लेकिन इसके लिए क्या किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? अगर इंडिविजुअली अगर आप खेल रहे हैं, ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? क्या क्या चीजें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं? गैजेट्स चाहिए होते हैं? क्या चाहिए होता है? आई वुड से इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ना आपको कंसिस्टेंसी और वो एक डेडिकेशन की जरूरत है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत लोग हैं। ओके। मेनी कंपनीज हैव केम एंड गो। कंसिस्टेंसी लैक करती है क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सबसे बड़ा जो डिफाइनिंग फैक्टर था ना, आई थिंक कोविड में था। ओके। उसमें ई स्पोर्ट्स काफी घिरी भी थी और काफी उठी भी थी। घिरी कैसे थी? आपका जो ई स्पोर्ट्स का जो एक्चुअल चीज होती है उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में। आप लाइक इन पर्सन बैठ के, जैसे हम दोनों चले, समझ लें इधर स्क्रीन रख दिया, वी आर सिटिंग एंड वी आर प्लेइंग, उसको लैन कहेंगे। ओके। अब वो काफी खराब हुआ सीन, खत्म हो गई क्योंकि कोविड था, पैंडेमिक था पूरी दुनिया में। अब वहाँ एक मेजर शिफ्ट जो आया था ना, वो ऑनलाइन गेमिंग वैसे भी थी और ज्यादा बूस्ट आ गया। हाँ, तो वो एक चेंज आया था ऑनलाइन गेमिंग में ना, उसके थ्रू। ठीक है। तो इस चीज को अभी हमें करने की जरूरत है, लेकिन किस तरह आपने फिर इस चीज को किस तरह परस्यू किया? इसकी मैनेजमेंट किस तरह होती है? किस तरह आगे लेकर चलते हो इसको? अच्छा, चलते हैं इस तरह से कि अगर इफ टूर्नामेंट है फॉर एग्जांपल, अब एक इक्विपमेंट तो आपको चाहिए होती है। वी नीड प्ले स्टेशन, एक टीवी चाहिए होता है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं ना टेक्निकल है या ये है। इट हैज इजी एक्सेस एज लॉन्ग एज यू हैव द इक्विपमेंट। आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन खेल सकते हो। फिर इन टूर्नामेंट्स यू हैव द टीवीज, यू आर सिटिंग एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इस पे फर्दर कैसे एडिशंस करते हैं जो कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में हो, ब्रॉडकास्टिंग काफी अच्छे से हो, ओके, कंटेंट बने, इसमें बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी है, आई एम सेइंग कि अवेयरनेस कम है, क्वालिटी में मसला नहीं है। मेरी जो अपनी फीफा कम्युनिटी है, वी हैव सो मेनी एक्सट्रीमली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जिनको अभी मौका नहीं मिलता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करने को पाकिस्तान का। उसकी कुछ वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। जरूर। हाँ, क्या वजह है, क्या लगती है आपको, क्या कॉज? अच्छा, तो वजह ये है कि पाकिस्तान के कुछ लीगल इश्यूज हैं। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, PFF, उनका आपको पता होगा, उनके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे इलेक्शन रिलेटेड। तो फीफा डिडंट रिकॉग्नाइज देम एनीमोर और एक तरह का बैन लग चुका था। अच्छा। अब हमारी जब पीक शुरू हुई थी ना, और फीफा ई वर्ल्ड कप सारा शुरू हुआ था फीफा 17 से 2017-18 में, पाकिस्तान उसके बाद से जब से बैन लगा था ना, एलिजिबल नहीं है। ओके। मतलब वी एज पाकिस्तानीज कैन नॉट कम्पीट एट द हाईएस्ट स्टेज। फीफा ई वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफायर्स नहीं खेल सकते। मैंने पर्सनली, आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानी, मुझे एक लूप होल मिला। उनको हमारी नेशनैलिटी से मसला नहीं है। ठीक है।
फीफा को हमारी एलिजिबिलिटी से मसला था, कंट्री ऑफ रेजिडेंस से। अब मैं तो 10 साल से खेल रहा था, ये 2020 की बात है, एंड आई वाज एट माई पीक। मैंने कहा मैंने तो खेलना ही खेलना क्वालिफाइड, मेरा तो लाइक ड्रीम था। मैंने आपको पता है डे वन से आई वाज कॉम्पिटिटिव कि मैंने इस पे करना है। तो मैंने कहा इसका क्या करूँ मैं, आई ओपन अप द लीगल फॉरम्स, उसमें मैं सारा चेक किया। मैंने कहा इसका कोई लूप होल ढूंढूं मैं। अब मुझे पता चला कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस से तो मसला नहीं है ना। मैंने कहा कहीं और बाहर जाके खेल लेता हूँ। अच्छा, तो जस्ट टू प्ले क्वालिफायर मैंने स्पेशल ना दुबई गया मैं। ओके। उसके लिए पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 30 वीकली टूर्नामेंट होता है, 30 में से मैंने कोई 28 विंस की थी। आई क्वालिफाइड, मैं चला गया उधर, मैंने क्वालिफाई खेला पहली दफा। पाकिस्तान की वो फीफा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें पाकिस्तान का मैंने पहली दफा फ्लैग देखा। आई वाज द ओनली प्लेयर देयर क्या बात कि है, क्वालिफायर में नाम आया था, तो आई वाज रियली हैप्पी। तो मैं चाहता क्या हूँ कि पाकिस्तान एक तो एलिजिबल हो, ऐसे ऐसे अवेयरनेस आएगी और होगा ना, पीएफएफ का मसला भी हल हो रहा है। तो व्हाट आई सी इज के अब आहिस्ता आहिस्ता ना वो इंटरनेशनल रूट बन रहा है आसान। ठीक है। अब इसमें प्लेयर्स का क्या इफेक्ट होता है कि अब मेरे जैसा तो है ना कोई, हम जैसा एज अ कम्युनिटी हमें जब नजर आए ना कि देयर इज अ चांस एट द बिग शॉट एट द वर्ल्ड कप, दे स्टार्ट प्लेइंग मोर, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर। तो ये सीन है, आई एम वेरी होपफुल फॉर द फ्यूचर। तो अभी ज्यादा और प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में आपने जाना है, Of कब course, of जाने का प्लान है? तो अब ये एशियन गेम्स का मैंने सबसे पहले सुना था कि इसमें ई स्पोर्ट्स ऐड हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने और के सुने जो इस तरह के ओलंपिक बेस्ड होते हैं ना इवेंट्स। अब कॉमनवेल्थ का मैंने कोई 4 महीने पहले सुना। आई वाज लाइक चलो खेल लेते हैं, एंड आई वॉन द क्वालिफाई कर गया। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, लाइक 1 अगस्त में मेरी फ्लाइट है। अच्छा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द वीजा। ग्लोबली इशू चल रहा है, लेकिन आई एम होपफुल आ जाएगा इन्हीं दिनों में ना। देन आई एम गोइंग ऑन 1 अगस्त और 6-7 को बर्मिंघम यूके में इवेंट है। ओके। तो तो किस तरह की प्रैक्टिस चल रही है? प्रैक्टिस मेरी ऐसी नर्वस होती भी है। है कि नहीं है? हाँ, नर्वस है कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आई एम सिंस प्लेइंग सिंस 10 इयर्स, तो यू गेट यूज्ड टू इट। अच्छा। वो एक पूरी अलग डिबेट है कि आप मेंटली कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। लेकिन किस तरह प्रैक्टिस किस तरह की फिर चल रही है? प्रैक्टिस ऐसी चलती है यूजुअली जब मेरे लाइक यूनिवर्सिटी और कोई कुछ और ना हो, लाइक आई एम डूइंग इंटर्नशिप दिस इज, और अगर वो उनमें से कुछ ना हो तो आई वेक अप वेरी अर्ली एट अराउंड फजर। जो प्लेयर्स क्लोज टू मी दे नो माय रूटीन। उसकी वजह क्या है कि सुबह कनेक्शन बेस्ड गेम है ना, सही। सुबह आपका इंटरनेट कनेक्शन सबसे बेस्ट होता है। ओके। फजर के अराउंड नॉन पीक आवर्स होते हैं, तो आई यूज्ड टू वेक अप एट दैट टाइम, नाश्ता वगैरह करके आराम से बैठ के मैं आई यूज्ड टू प्ले फॉर 5-10 hours straight away. Okay. You have to sit in front of a screen, play games. That's not all there is to it. अब मेरा क्या यूनिक बात थी कि मैं बड़ा एनालिटिकल था। मैं अक्सर अपनी गेम सेव करके ना साथ मैंने एक नोटबुक रखी होती थी। अच्छा। उस पर मैं नोट्स बनाता था। ठीक है। अब हुआ ये, मैंने कभी अपनी पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं दिया, ग्रेड्स आ जाते अच्छे। अच्छा। अब मेरे एक दिन दोस्त आते हैं मेरे घर, वो नोटबुक देखते हैं मेरे, दे स्टार्ट रीडिंग इट, कहते ये क्या है? मैंने कहा फीफा के नोट्स हैं, इसमें क्या है? और वो मुझे ना बड़े सीरियसली देखते हैं, जैसे बहुत ही अजीब हरकत मैं करता हूँ। और तो आपको भी लाइक सबको जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यही है मैसेज कि इवन इफ इट्स अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट या कोई नई स्पोर्ट है, हर चीज़ में, हर कंपटीशन में ना द फैक्टर्स, द वेरिएबल्स आर द सेम। और उसमें मैंने जो एक एनालिटिकल अप्रोच लिया ना, मैंने नोट्स बनाता था, गेम प्ले रीड करता था मैं। मतलब जो भी आप चीज कर लें उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो चाहे ई स्पोर्ट्स हो जाए या वैसे स्पोर्ट्स हो जाए, आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ हाँ, अकल से मेहनत, बिल्कुल। अच्छा, तो किस तरह फोकस, मतलब अगर आप 5 से 10 घंटे स्ट्रेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या अगर कंपटीशन भी कभी आपका होता है दानियाल, तो कभी नर्वसनेस नहीं हुई, कभी इस तरह तो नहीं हुआ डिफोकस हो गए, या समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? वेरी गुड क्वेश्चन। दैट्स द मेन थिंग व्हेन कंपीटिंग इन ई स्पोर्ट्स। अब आप इमेजिन करें आपके हाथ में कंट्रोलर है, हाँ। एक हल्के से इंचेस सेंटीमीटर से आपके इतने डिसीजन मेकिंग करनी है, और वो आप अक्सर हाथ कांप रहे होते हैं। हाँ। सबके कांपते हैं। फीफा टूर्नामेंट में जाए आप, कभी सबके हाथ देखे, जब कोई सेमीफाइनल फाइनल हो रहा है ना, एवरी सिंगल प्लेयर उनके हाथ कांपते हैं। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट। मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था, नर्वसनेस की बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला था। A levels में मेरा साइकोलॉजी प्रोजेक्ट था, आई गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में भी ना, फुटबॉल आप खेलते हैं, आप दोस्तों के साथ खेलें। हाँ, उधर आपको पता होता है कि आपके साथ स्पोर्ट्स आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में चले, कोई मसला ही नहीं है। जैसे ही आप क्राउड्स के सामने जाएं विद बिग प्राइजेस टू टेक होम, और कवरेज हो रही है उसकी, योर लेग्स स्टार्ट टू शेक, योर हैंड्स स्टार्ट टू शेक, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में होता है, हर चीज इट्स ऑल द सेम। तो उसको मैंने ओवरकम किया। आई एक्चुअली गिव द, मैंने बताया प्रोजेक्ट मैंने उसमें पूरा किया था कि ना व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट हेल्प यू ओवरकम दैट। तो उसमें अब क्या क्या आता है कि यू नो गेटिंग यूज्ड टू इट,
एक तो होता है ना, आप एक्सपीरियंस हाँ काफ़ी जी। ज़्यादा आपका हो जाए तो आपको वैसी आदत पड़ जाती है। उसके अलावा जो मैंने सबसे चीज़ नोट की थी ना, योर मेंटालिटी मैटर्स अ लॉट। अच्छा, अब ई स्पोर्ट्स में जो सबसे डिफाइनिंग चीज़ है ना, वो आपकी मेंटालिटी होती ओके। है, योर सेल्फ बिलीफ, आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं, लॉन्ग टर्म आपकी विजन क्या है, वो सारी चीज़ें दे एंड अप मैनिफेस्टिंग इनटू द गेम इटसेल्फ। पेशेंस लेवल भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। आपके अंदर जितना बर्दाश्त का मादा है, पेशेंस लेवल जितना ज्यादा होगा, आप उतने अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हाँ, मैटर वेरी करता गुड है ना, पॉइंट। है ना? हाँ बिल्कुल, पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। तो अब बेस्ट ऑफ लक फिर दानियाल, कि आप जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ जाएगा और आप इसको करोगे, तो उम्मीद क्या करते हो कि सारे कंपटीशन और ये पूरा टाइटल जीत के आओगे? मैं एग्जैक्टली अपनी मेंटालिटी स्ट्रेट करूंगा, हाँ, जरूर। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहा हूँ, हाँ। एंड आई अप्रिशिएट इट। लेकिन अक्सर मेरे घर वाले भी कहते तुम ना वो खुश नहीं नज़र आ रही हैं, कोई मसला है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। आई जस्ट लाइक टू बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ओके। कि जब तक मैं कोई चीज़ अचीव कर लूँ ना करूँ जब तक, तो मैं उतना खुश नहीं नजर आऊंगा आपको। ओके। तो आप इससे खुद ही समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे लिए कम से कम लाइक गोल्ड मेडल ही है टारगेट, ठीक और ये है। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स तक नहीं रहना, इसके अलावा भी और कॉम्पिटिशंस आ रहे हैं, एंड मेरे पीछे पूरी कम्युनिटी है, आई हैव अमेजिंग प्लेयर्स जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करता मतलब हूँ। एक पूरी आपने टीम बनाई हुई है ऑलरेडी? टीम नहीं है, लाइक कम्युनिटी की बात कर रहा ठीक हूँ। है। वी प्ले विद ईच अदर। आप यही समझे ना, जितना आपका कंपटीशन स्ट्रांग है उतने आप होंगे। मेरी फीफा कम्युनिटी में टीम है, आई कैन स्टेट यू लाइक बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको 10-15 प्लेयर ऐसे बता सकता हूँ जो कि फ्यूचर लाइक आपको वर्ल्ड कप में नजर आएंगे। मैं इधर अभी स्टेट कर रहा हूँ लाइव सबके सामने, मुझे इतना बिलीफ है उनके साथ। चले, दैट्स रियली गुड। और दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you. टाइम और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आप जाएं वहाँ पर और जाके आप गोल्ड मेडल ही ले आएँ, वही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये एक नई, हम समझें कि ई स्पोर्ट्स हमारे सामने आई है, जिसमें दानियाल जो है रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को पहली दफ़ा। जी। दानियाल, बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank you दैट। so दानियाल मुनीर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, हम बात करते हैं ई स्पोर्ट्स है क्या, किस तरह इसको किया जा सकता है और क्या क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते सज्जाद अली का नया गाना आ चुका है, परदेस, आप वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफिज।